हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और एसआई के एग्ज़ाम के अलावा जैसे सीटेट है, पटवारी है, इसके बाद फिर संविदा के एग्ज़ाम्स हैं, इसके अलावा पीएससी की एग्ज़ाम्स होती है। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर होगा अलंकार पर। ठीक है, तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको अलंकार के बारे में पढ़ाया था। तो अलंकार में मैंने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो अलंकार होते हैं, तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, और एक होता है उभय अलंकार। लेकिन हमारे जो विद्वान हैं वो दो रूप को मानते हैं, एक शब्दालंकार को और एक अर्थालंकार को। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो शब्द के कारण जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है या चमत्कार होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के कुछ प्रकार मैंने आपको बताए थे, जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है और विप्सा अलंकार है। तो इतने अलंकार को आपको पढ़ना है। तो इसमें मैं पहला प्रकार इसका अनुप्रास अलंकार का पढ़ा चुका हूँ। अब अनुप्रास अलंकार के फिर मैंने आपको 5 प्रकार पढ़ाए थे। अब इसके बाद में शुरू करते हैं हम यमक अलंकार को। तो देखिए यहाँ पर यमक अलंकार, और तो दूसरा प्रकार है अलंकार का, वह है यमक अलंकार। ठीक है, और जो यमक अलंकार होता है, तो यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है ये देखिए। ठीक है, अब जो यमक अलंकार होता है तो इसमें जो यमक शब्द होता है, तो यमक का अर्थ ही क्या होता है? तो यमक का अर्थ ही होता है दो। ये आपको ध्यान रखना होगा। यमक का अर्थ क्या होता है? दो। तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो जब कोई भी शब्द 2 बार या उससे अधिक बार आता है या 1 से अधिक बार आता है तो उसका अर्थ अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे यमक अलंकार को? तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी शब्द 1 से अधिक बार आता है और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग होता है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना होगा। देखो, लिख लो जल्दी से अपनी कॉपी में कि वह अलंकार जिसमें या जब कोई शब्द एक या अधिक बार आए, एक या अधिक बार आए, एक या 1 से अधिक बार आता है और प्रत्येक स्थान पर अलग अलग अर्थ होता है, प्रत्येक स्थान पर अलग अलग अर्थ होता है, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शब्द 1 बार आएगा या 1 से अधिक बार आता है। ठीक है, तो कोई भी शब्द 1 से अधिक बार आता है तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ये 1 से लिखो यहाँ पर, 1 से। ठीक है, 1 से अधिक बार आता है तो जितनी बार भी आएगा उसके प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यमक अलंकार का मतलब ही क्या होता है? यमक का अर्थ ही होता है 2। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब देखिए इसके उदाहरण, तो इसके मैं कुछ आपको उदाहरण बताता हूं, तो उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो यमक अलंकार के कुछ उदाहरण देखिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं उदाहरण कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते, ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। फिर इसके बाद में या खाए बोराए नर, या खाए बोराए नर, या पाए बोराए, या पाए बोराए। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें ये कनक कनक ये 2 बार आ गया है। ठीक है, तो कनक कनक शब्द यहाँ पर 2 बार आया है।
तो इसका क्या होगा, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। तो जैसे यहाँ पर जो एक कनक है, तो जो एक कनक है इसका अर्थ क्या होगा, तो एक का अर्थ हो जाता है सोना, और जो दूसरा कनक शब्द होता है, दूसरे कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है धतूरा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी शब्द यदि एक से अधिक बार आता है, ठीक है, तो एक से अधिक बार जब आता है तो जितनी बार वह आएगा तो उसके प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो कनक कनक शब्द है ये 2 बार आया है, तो दोनों ही स्थान पर ये कनक कनक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ क्या हो जाता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या हो जाता है धतूरा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ फ्रेंड। तो ये ऐसा होता है यमक अलंकार। तो इसमें अगर कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है तो जितनी बार भी आएगा प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग होगा, तो ये होता है यमक अलंकार, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में ऐसी पंक्तियां आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो हमको कैसे पहचान में आएगा, तो यमक अलंकार की सीधी से एक पहचान है कि इसमें कोई भी शब्द बार बार आता है, ठीक है, एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए इसका। ऐसे इसका अगला उदाहरण देखिए कि जैसे काली घटा का घमंड घटा। अगला उदाहरण आता है कि काली घटा, ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। अब काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार आया है। आ रहा समझ में, यहाँ पर घटा घटा 2 बार आया है, ये यहाँ पर भी घटा आया है और यहाँ पर भी ये घटा शब्द आया है। अब दोनों ही बार इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे काली घटा, तो ये घटा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर काले बादल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर काली घटा मतलब ये हो जाएगा काले बादल। और दूसरा यहाँ पर जो घटा शब्द आया है घमंड घटा, तो यहाँ पर जो दूसरा शब्द है घटा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाता है घटना। इसका क्या हो जाएगा अर्थ, घटना। आ रहा समझ में, घटना मतलब कम होना। इस घटना का मतलब क्या होगा, इस घटना का मतलब होता कम होना। आ रहा समझ में, या कमी। तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर काली घटा, ये घटा का मतलब है काले बादल और ये घटा का मतलब होता है कम होना या घट जाना। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी शब्द अगर बार बार आता है तो जितनी बार भी आएगा प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर यमक अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है उदाहरण इसका एक और देखिए। जैसे अगला उदाहरण है कि सजना है सजना के लिए, ठीक है, सजना है सजना के लिए, ठीक है। अब सजना है सजना के लिए, तो इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो हमको कैसे पहचान में आएगा कि इसमें यमक अलंकार है, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर सजना सजना ये शब्द 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी सजना आ गया और यहाँ पर भी सजना शब्द आ गया, ये 2 बार आ जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो सजना शब्द है इसका अर्थ हो जाता है श्रृंगार करना, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाता है, श्रृंगार करना, मतलब सजना है मतलब श्रृंगार करना है। और यहाँ पर ये जो सजना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाता है स्वामी या पति या जो भी आप समझना चाहें फिर, ठीक है। तो यहाँ पर सजना का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा या पति हो जाता है, या फिर इसका और भी अर्थ हो जाता है जीवन साथी भी होता है, ठीक है। तो सजना है सजना के लिए, तो यहाँ पर जो 2 बार सजना शब्द आया है इन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग हुआ है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसलिए इसमें यमक अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको यमक अलंकार के बारे में बताया है। अब इसके बाद में एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो आपको ऐसे उदाहरण दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है यह, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए यमक अलंकार के बाद में दूसरा अलंकार आता है श्लेष अलंकार, तीसरा। अगला अलंकार है
श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला है प्रकार अलंकार का श्लेष अलंकार। और जो श्लेष अलंकार होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो श्लेष अलंकार में जो श्लेष शब्द होता है, ठीक है, श्लेष अलंकार में जो श्लेष शब्द होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हुआ है चिपका हुआ। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चिपका हुआ। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो जब कोई भी पंक्ति में एक शब्द आता है और उस शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आ रहा समझ में? तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, किसी शब्द का जब एक से अधिक अर्थ होता है, किसी शब्द का जब एक से अधिक अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ होता है तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि क्या होगा कि अब इसमें शब्द एक ही रहेगा और एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाएंगे, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। यमक अलंकार में क्या हुआ था? यमक अलंकार में हमने देखा था कि कोई भी शब्द बार बार आएगा और जितनी बार आएगा उतने प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग होगा। और इसमें क्या होगा श्लेष अलंकार में? तो श्लेष अलंकार में हम देखेंगे कि कोई भी एक शब्द आता है और उसी शब्द का एक से अधिक अर्थ हो जाएगा, मतलब दो अर्थ भी हो जाएंगे, तीन भी हो जाएंगे, चार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब जो शब्द होगा उस शब्द में अर्थ चिपका हुआ रहता है, उसमें अर्थ छुपा हुआ रहता है। तो एक से अधिक अर्थ जब छुपे हुए रहते हैं एक ही शब्द में तो उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर बताता हूँ। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे तो उदाहरण आता है कि चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर। फिर इसके बाद में को घटिए वृष भानुजा, को घटिए वृषभानुजा, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें हमको ध्यान से समझना है कि किस शब्द के एक या एक से अधिक अर्थ हो रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, तो जिस शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये श्लेष अलंकार होता है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वृषभानुजा, जो वृषभानुजा शब्द होता है इसके दो अर्थ होते हैं। तो इसके दो अर्थ कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए, वृषभानुजा को जब हम दो भाग में तोड़ते हैं तो इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे वृषभानु, ठीक है, वृषभानु धन जा बराबर क्या हो जाएगा? वृषभानुजा। तो वृषभानुजा किसका नाम था? तो राधा जी के पिता का नाम। तो राधा जी किसकी लड़की थी? वृषभानु की लड़की थी। ठीक है, तो वृषभानु कौन थे? तो वृषभानु राधा जी के पिता का नाम था। और जा मतलब उनकी पुत्री, तो जा का मतलब क्या हो जाएगा? पुत्री। तो वृषभानु की पुत्री कौन थी? राधा थी। ठीक है, तो वृषभानु की पुत्री राधा। तो एक अर्थ तो क्या हुआ वृषभानुजा का? एक अर्थ हुआ यहाँ पर राधा। फिर इसके बाद में दूसरा अर्थ क्या होगा इसका वृषभानुजा का? ये देखिए, तो दूसरा अर्थ हो जाता है कि वृषभधन अनुजा बराबर क्या हो जाएगा? वृषभानुजा। तो वृषभ का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है? बैल। वृषभ का अर्थ क्या हो जाएगा? बैल। और इधर अनुजा का मतलब क्या हो जाता है? बहन। आ रहा समझ में? तो बैल की बहन कौन? गाय। तो वृषभानुजा किसको कहा जाएगा? फिर दूसरा अर्थ यहाँ पर, तो दूसरा अर्थ हो जाता है यहाँ पर गाय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वृषभानुजा शब्द होता है इसके दो अर्थ होते हैं। तो एक के शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा फ्रेंड? तो इसलिए यहाँ पर ये
श्लेष अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा उदाहरण दे दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा श्लेष अलंकार इसमें होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे ये पूछे जाए या यही उदाहरण पूछा जाए, और भी दूसरे उदाहरण दे सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई सा भी उदाहरण दे तो आपको उसमें याद रखना है कि कौन से शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो अगर किसी शब्द के दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब जो श्लेष अलंकार होता है, ठीक है, जो श्लेष अलंकार होता है इसके दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं ये देखिए। जो श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो इसमें देखिए, पहला प्रकार हो जाता है अभंग श्लेष और दूसरा हो जाता है सभंग श्लेष। ठीक है, पहला प्रकार हो जाता है अभंग श्लेष, पहला प्रकार हो जाता है अभंग श्लेष अलंकार और दूसरा हो जाता है सभंग श्लेष अलंकार। ये दो प्रकार इसके होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब अभंग श्लेष किसे कहते हैं और सभंग श्लेष किसे कहते हैं, ये इसको अपन अब शुरू करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये इसके दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बताइए जो श्लेष अलंकार होता है तो श्लेष अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। और वे कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो ये आपको याद रखना होगा, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, ये दो इसके प्रकार होते हैं। अब इसमें देखिए, पहला हम शुरू करते हैं अभंग श्लेष और उसके बाद फिर दूसरा शुरू करते हैं सभंग श्लेष। ठीक है, तो पहला शुरू कर रहे हैं हम अभंग श्लेष। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहला प्रकार इसका अभंग श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार। ठीक है, अब अभंग श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो देखो, श्लेष का अर्थ मैंने आपको बताया कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, मतलब कि किसी शब्द में अर्थ छुपा हुआ रहता है। तो किसी शब्द में दो अर्थ या दो से अधिक अर्थ छुपे हुए रहते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा, ये तो मैंने आपको बताया। अब अभंग का मतलब क्या हो जाएगा? तो जब हम अभंग को यदि हम समझते हैं, जैसे भंग, तो अभंग को समझने से पहले आपको भंग का अर्थ पता होना चाहिए। तो भंग का अर्थ क्या हो जाता है? टूटना, तोड़ना, बिखरना। ठीक है, ये भंग का अर्थ होता है। फिर यहाँ पर जो आ लिख दिया हमने, आ लिख दिया, ठीक है, हमने इसमें आ लगा दिया, तो ये क्या हो गया? अभंग। और अभंग का मतलब क्या हो जाएगा? जिसको तोड़ा नहीं जाता, जिसको अलग नहीं किया जाता, जिसको खंडित नहीं किया जाता, उसे कहते हैं अभंग। आ रहा समझ में? अभंग का अर्थ क्या हो जाता है? नहीं तोड़ते या तोड़ा नहीं जा सकता या बिना खंडित किए, बिना तोड़े, बिना बिखरा हुआ, ये अखंड, ये अभंग का अर्थ होता है। आ रहा समझ में? तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे अभंग श्लेष अलंकार को? तो इसका अर्थ हो जाता है कि जब किसी पद को बिना तोड़े, बिना अलग करे उसका अर्थ प्राप्त किया जाता है या उसका एक से अधिक अर्थ प्राप्त किया जाता है तो उसे हम अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अभंग श्लेष अलंकार क्या होता है? तो जब किसी पद को बिना अलग किए, जब किसी पद को बिना अलग किए, ठीक है, तो जब किसी पद को बिना अलग किए ही उसका अर्थ, बिना अलग किए ही उसका अर्थ प्राप्त किया जाता है, अर्थ प्राप्त किया जाता है, तो उसे हम अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अभंग श्लेष क्या होता है? तो वह श्लेष अलंकार जिसको हम बिना अलग करें या उसके पदों को बिना अलग करें या बिना तोड़े उसका हम अर्थ प्राप्त करते हैं, एक से अधिक उसका अर्थ प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अभंग श्लेष। आ रहा समझ में? अब देखो, इसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसका उदाहरण लिख दिया, ठीक है, इसका उदाहरण मैंने लिखा यहाँ पर कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
क्या लिख दिया हमने यहाँ पर कि पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि पानी गए न उबरे, तो देखो हमने ये नहीं लिखा है कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये हमने नहीं लिखा है। हम तो सिर्फ यहाँ पर एक पंक्ति लिख रहे हैं यहाँ पर कि पानी गए न उबरे और मोती मानस चून। ठीक है, अब यहाँ पर किस शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं, दो से अधिक अर्थ किस शब्द के यहाँ पर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, ठीक है, ये जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द के हम देखते हैं कि इसके 3 अर्थ निकलते हैं। पानी के 3 अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। अब हम क्या पानी को अलग अलग तोड़ रहे हैं क्या? जो पानी शब्द यहाँ पर है, इस पानी को हम अलग अलग तोड़ रहे हैं क्या? इसको अलग अलग करके हम अर्थ इसका निकाल रहे हैं क्या? कि जैसे हमने वृषभानुजा का तोड़कर अलग अलग अर्थ निकाला था, क्या ऐसा इसको पानी शब्द को तोड़कर हम इसका अर्थ प्राप्त कर रहे हैं क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर जो पानी शब्द है इसको बिना तोड़े ही इसका अर्थ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा इस पंक्ति में? तो अभंग श्लेष अलंकार होता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर जो पानी शब्द है इसके कौन कौन से अर्थ हैं ये देखिए। तो पानी का पहला अर्थ हो जाता है जल। पानी का पहला अर्थ क्या हो जाएगा? जल। दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? चमक। तीसरा अर्थ क्या हो जाता है? इज्जत, सम्मान। आ रहा समझ में? इज्जत, सम्मान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पानी के 3 अर्थ होते हैं। तो कौन कौन से अर्थ हो गए? 3। तो पानी का एक अर्थ तो हुआ जल, दूसरा हुआ चमक, तीसरा हुआ इज्जत। तो हमने पानी शब्द को बिना तोड़े ही इसके 3 अर्थ यहाँ पर प्राप्त किए हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? इसमें अभंग श्लेष अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है ऐसी कोई पंक्ति दी जाती है और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा श्लेष अलंकार होगा, तो आपको शब्दों को पकड़ना होगा, शब्द का अर्थ निकालकर आपको देखना होगा कि किस शब्द का हम बिना तोड़े ही, उसको बिना अलग करे ही उसका 2 से अधिक अर्थ प्राप्त कर रहे हैं। तो किसी शब्द को बिना तोड़े ही यदि हम किसी शब्द का 2 से अधिक अर्थ प्राप्त करते हैं तो वहां पर ये अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर हमने पानी के 3 अर्थ प्राप्त किए हैं। आ रहा समझ में? तो ये होता है अभंग श्लेष अलंकार। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं श्लेष अलंकार के दूसरे प्रकार पर, सभंग श्लेष। ठीक है, दूसरा प्रकार देखिए यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार। दूसरा प्रकार हो जाता है सभंग श्लेष अलंकार। ठीक है, अब अभंग श्लेष में क्या हुआ था? तो अभंग श्लेष अलंकार में हमने किसी भी पद को या किसी शब्द को बिना तोड़े ही उसके 2 से अधिक अर्थ प्राप्त किए थे। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें किसी पद को तोड़कर हम उसके 2 से अधिक अर्थ प्राप्त करते हैं या 1 से अधिक अर्थ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हम शब्दों को तोड़ते हैं, शब्द को अलग करते हैं या पद को अलग करते हैं। तो पद को अलग करने के बाद जो 1 से अधिक अर्थ प्राप्त होता है तो उसमें ये सभंग श्लेष अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर जो सभंग शब्द है तो सभंग को पढ़ने से पहले आपको होना चाहिए पता भंग। क्या होना चाहिए? पहले भंग। तो पहले भंग का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो भंग का अर्थ क्या हो जाता है? तोड़ना, अलग करना। आ रहा समझ में? बिखर जाना, ये भंग का अर्थ हो जाता है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर स, तो सा का अर्थ क्या हो जाएगा? सहित। सा का अर्थ क्या होता है? सहित हो जाता है। आ रहा समझ में? तो स का अर्थ होता है सहित। फिर हम इसको क्या कहेंगे? सभंग, मतलब अलग करने के बाद या तोड़ने के बाद या तोड़ने सहित, अलग सहित, ये इसका अर्थ होता है सभंग का। तो फिर हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे सभंग श्लेष अलंकार को? तो इसको हम परिभाषित करेंगे कि जब किसी पद को तोड़ने के बाद या जब किसी पद को अलग अलग करने के बाद उसका जो अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है या 1 से अधिक अर्थ प्राप्त होता है तो उसे हम सभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो जो सभंग होता है तो सभंग का मतलब हो जाता है अलग करना, अलग करना।
और जबकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था अभंग, तो अभंग का मतलब क्या हो जाएगा, अलग किए बिना, और यहाँ पर क्या होगा, अलग करना। ठीक है, तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाता है, देखिए पूरा सभंग श्लेष अलंकार का। तो जब पदों को अलग करने के पश्चात, एक से अधिक अर्थ प्राप्त होता है, एक से अधिक अर्थ प्राप्त होता है, एक से अधिक अर्थ प्राप्त होता है, तो उसे हम सभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो जो भी पंक्तियां आती है या जो भी वाक्य आता है उसमें जो भी शब्द होगा हम उसको तोड़कर उसका अर्थ निकालते हैं, उसको अलग अलग करके उसका अर्थ निकालते हैं, तो यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होगा। अब ये कैसा, तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो इसका उदाहरण देखिए, तो जो शुरू में मैंने आपको बताया था इसका उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण था कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। ठीक है, उदाहरण है कि चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, क्यों न सने गंभीर। और फिर अगली पंक्ति इसमें आती है कि को घटिए वृष भानुजा, को घटिए वृष भानुजा, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है, वे हलधर के वीर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसमें हम देखेंगे। अब तो पहले भी मैंने आपको बताया है उदाहरण में कि जो वृषभानुजा शब्द होता है, इस वृषभानुजा के हमने दो भाग किए थे, इसको दो भाग में हमने तोड़ा था। तो दो भाग में हमने तोड़कर इसका अर्थ क्या निकाला था, तो वृषभानुजा को हमने अलग अलग किया। एक तो किया था इसमें वृषभधन अनुजा, वृषभधन अनुजा बराबर क्या हो जाएगा, वृषभानुजा। तो वृषभधन अनुजा मतलब क्या हो जाएगा, गाय। तो बैल की जो बहन होती है उसको हम कहते हैं वृषभानुजा, मतलब गाय को भी कहा जाता है। आ रहा समझ में। तो इसका एक अर्थ क्या निकाला था हमने, एक अर्थ इसका निकाला था गाय, पहला अर्थ क्या निकाला गया था इसका, गाय निकाला गया था। फिर इसके बाद में दूसरा हमने लिखा था यहाँ पर वृषभानुजा, मतलब वृषभानु की लड़की राधा। ठीक है, वृषभानु, तो वृषभानु धन जा बराबर क्या हो जाएगा, वृषभानुजा। आ रहा समझ में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वृषभानुजा को तोड़कर इसके दो अर्थ निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो अर्थ निकाले, कैसे, तो वृषभधन अनुजा बराबर वृषभानुजा। तो बैल की बहन, वृषभ का मतलब होता है बैल, अनुजा मतलब उसकी बहन, तो बैल की बहन क्या हो गई यहाँ पर, गाय हो जाती है। फिर इसके बाद में दूसरा हमने यहाँ पर इसको तोड़ा कि वृषभानुधन जा, तो वृषभानु राधा जी के पिता का नाम था। ठीक है, तो वृषभानु मतलब राधा जी के पिता और जा मतलब उनकी पुत्री, तो वृषभानु की पुत्री इसका नाम क्या था, तो वृषभानु की पुत्री का नाम था राधा, इसलिए राधा को क्या कहा जाता था, वृषभानुजा भी कहते थे। आ रहा समझ में। तो ये ऐसे हम इसको शब्दों को तोड़कर या शब्दों को अलग अलग करके या पदों को तोड़कर या उसको अलग अलग करके जब उसका अर्थ प्राप्त करते हैं तो वहां पर ये सभंग श्लेष अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस प्रकार से ये होता है सभंग श्लेष अलंकार, मतलब इसमें हम पदों को अलग अलग करके उसका अर्थ प्राप्त करते हैं, ये होता है सभंग श्लेष। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, एक उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि श्लेष अलंकार का कौन सा प्रकार है, तब आपको याद रखना होगा इसमें सभंग श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लेष अलंकार, ये सभंग श्लेष अलंकार समाप्त हो जाता है। अब इसका बाद देखिए अगला, सभंग श्लेष के बाद में वक्रोक्ति अलंकार। तो शब्दालंकार का तीसरा प्रकार होता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार,
ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। अब जो वक्रोक्ति अलंकार होता है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, वक्र धन उक्ति। ठीक है, तो वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, उक्ति मतलब वाणी बोली। तो जब कोई भी बातें बोली जाती है तो उसका अर्थ विपरीत निकाला जाता है, उसका अर्थ टेढ़ा मेढ़ा निकाला जाता है। तो जो बोला जाता है उसके विपरीत जब अर्थ निकाला जाता है तो उसे हम कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोलने वाला होगा, जो वक्ता होता है, तो बोलने वाला कुछ अभिप्राय से सब वाक्यों को बोलता है, लेकिन जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, वह अर्थ अलग निकालता है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। आ रहा समझ में? तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बोलते कुछ हैं लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो आप देखिए इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा। तो जब वक्ता द्वारा कही गई बातों का, जब वक्ता द्वारा कही गई बातों का श्रोता भिन्न अर्थ निकालता है, तो उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या होगा कि बोलने वाला मतलब जो वक्ता होगा, तो बोलने वाला जब भी बोलता है, वक्ता जो भी बोलता है, तो श्रोता उसका अर्थ अलग निकालता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ये वक्रोक्ति अलंकार। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? अब इसमें एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि क्लास में शिक्षक कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा डांट देते हैं, तो हमारी अच्छाई के लिए बोलते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वे उसका अर्थ अलग निकाल लेते हैं। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी हो जाता है। तो घरों में जैसे हमारे पिताजी हमसे कुछ बोलते हैं, तो बोलते हैं वो हमारे अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, लेकिन हम उसका अर्थ अलग निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए कि एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में उसने पूछा, एक कबूतर देख हाथ में उसने पूछा कहाँ अपर है, कहाँ अपर है। तो एक कबूतर देख हाथ में उसने पूछा कहाँ अपर है। फिर इसके बाद में ये तो हुआ प्रश्न, ये क्या हो जाता है, प्रश्न। फिर इसका जवाब क्या मिलता है, तो इसका जवाब मिलता है कि उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। ठीक है, अब ये इसका जवाब मिलता है। तो जो पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति में कहा जा रहा है, तो ये कब की बात है, तो नूरजहां से पूछा था, किसने, जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर ने कहा नूरजहां से, तो नूरजहां से क्या कहा जहांगीर ने, तो जहांगीर ने देखा नूरजहां के हाथ में एक कबूतर। ठीक है, नूरजहां के हाथ में एक कबूतर था, तो उस एक कबूतर को देखकर जहांगीर ने कहा, क्या कहा जहांगीर ने, तो एक कबूतर देख हाथ में उसने पूछा कहाँ अपर है। तो जहांगीर ने जैसे ही नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखा और जहांगीर ने कहा कि अपर, ये अपर का मतलब क्या हो जाता है, ये अपर का मतलब यहाँ पर जहांगीर कह रहा है कि दूसरा कबूतर कहाँ है। यहाँ पर अपर का अर्थ क्या हो जाता है, तो यहाँ पर अपर का अर्थ है दूसरा। तो जहांगीर का कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे हाथ में एक कबूतर है, तो दूसरा कबूतर कहाँ है। उसने कहा कि, उसने पूछा कि कहाँ अपर है, मतलब दूसरा कबूतर कहाँ है, ये इसने जहांगीर ने पूछा।
फिर नूरजहां क्या समझी, अब नूरजहां यहाँ पर इस अपर का अर्थ क्या समझ जाती हैं, तो नूरजहां इस अपर का अर्थ समझ गई कि बिना पर वाले, बिना पंख वाला कबूतर कहाँ है, ये जहांगीर मुझसे पूछ रहा है, ये समझ गई कौन, नूरजहां। ठीक है, तो नूरजहां जवाब क्या देती हैं, तो नूरजहां जवाब देती हैं कि उसने कहा अपर कैसा। अब यहां नूरजहां अपर का मतलब क्या समझ गई, तो अपर का मतलब बिना पर, अपर का मतलब क्या समझ गई यहां पर, बिना पर वाला कबूतर, बिना पर। और ये पर का मतलब क्या हो जाएगा, तो पर का मतलब है यहां पर पंख, क्योंकि जो अरबी फारसी होती है, अरबी फारसी में पंख को पर कहते हैं। आ रहा समझ में। तो नूरजहां इस अपर का अर्थ, जबकि जहांगीर ने क्या कहा था कि दूसरा कबूतर कहाँ है, और नूरजहां इस अपर का अर्थ क्या समझ गई, बिना पर वाले या बिना पंख वाला कबूतर समझ जाती है। तो नूरजहां कहती है कि उसने कहा, मतलब नूरजहां ने कहा कि अपर कैसा, मतलब बिना पंख वाला कबूतर कैसा, वह उड़ गया सपर है। मेरे हाथ में एक था पंख वाला कबूतर, तो वो तो उड़ गया, लेकिन एक कौन सा कबूतर जिसके पंख नहीं थे, मतलब बिना पंख वाला कबूतर वह कौन सा। ठीक है, एक था मेरे पास सपर मतलब पर सहित जिसके पंख थे, तो वो तो उड़ गया, और एक बिना पंख वाला कबूतर कौन सा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर सुनने में थोड़ी सी परेशानी हो गई, सुनने में थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है। तो ऐसा कई बार हमारे साथ भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कह रहा है तो सावधानी पूर्वक उसका अर्थ समझें और उसकी बातों को ध्यानपूर्वक समझकर फिर आंसर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर बोलने वाला कुछ बोलता है लेकिन सुनने वाला अर्थ कुछ और निकालता है, तो वहाँ पर ये वक्रोक्ति अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में ऐसी पंक्तियां आपको दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वक्रोक्ति अलंकार के बाद में इसका एक उदाहरण और देखिए, एक उदाहरण में और आपको बताता हूं, एक उदाहरण और देखिए यहां पर। तो अगला उदाहरण आ जाता है कि अय गौरवशालिनी, इसी वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है कि अय गौरवशालिनी, अय गौरवशालिनी माननी आज, अय गौरवशालिनी माननी आज सुधा स्मित बरसाती क्यों नहीं। सुधा स्मित बरसाती क्यों नहीं, बरसाती क्यों नहीं। ठीक है, ये कहा, किसने कहा ये, तो इसमें नायक और नायिका के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद होता है। तो ये नायक ने कहा, तो नायक ने कहा कि अय गौरवशालिनी माननी आज सुधा स्मित बरसाती क्यों नहीं। ठीक है, तो इसने कहा नायक ने कि आप अपने मुख से अमृत क्यों नहीं बरसाती है। तो मैं आपको और समझा रहा हूँ, देखिए दूसरी पंक्ति और लिख रहा हूँ, ये पहली पंक्ति है, ये पूछा गया है। फिर उत्तर मिलता है कि निज कामिनी गो अवसा, निज कामिनी गो अवसा, गो अवसा अलिनी, अलिनी भी जाती कहीं, अलिनी भी कहीं जाती कहीं। ठीक है, ये उसने अलग अर्थ निकाल लिया, किसने, नायिका ने। तो नायक और नायिका के बीच में किसी बात को लेकर विवाद होता है। ठीक है, अब उस समय फिर नायिका जब नाराज हो जाती है तो नायक उसे मनाने की कोशिश करता है और नायक कहता है कि अय गौरवशालिनी। ठीक है, कितना अच्छा शब्द उसने इस्तेमाल किया कि अय गौरवशालिनी। तो गौरव मतलब उसने, गौरव का मतलब होता है प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, और शालिनी का मतलब होता है जिसके व्यवहार बहुत अच्छे होते हैं। शालीन का मतलब क्या होता है, व्यवहार कुशल। ठीक है, और शालिनी का मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, तो स्त्रियों के लिए शालिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शालिनी का मतलब होता है कि बहुत अच्छे व्यवहार, व्यवहार कुशल। ठीक है, तो उसने कहा नायक ने कि जिससे प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिसे बहुत ही सम्मान प्राप्त है,
और जिसके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, जो व्यवहार कुशल है, मानिनी आज, तो आज मान जाइए, और सुधा स्मित बरसाती क्यों नहीं, और आज अपने मुख से अमृत की वर्षा क्यों नहीं करती है, ये नायक ने कहा। लेकिन जो नायिका थी, तो नायिका ने उसका अर्थ क्या निकाला, तो नायिका ने इस गौरवशालिनी का अर्थ अलग अलग निकाल लिया। तो नायिका ने इसका अर्थ क्या क्या निकाल लिया अलग अलग, तो नायिका ने कहा कि तू मुझे क्या बोल रहा है, गौ बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, औसा बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, तो बोले कि अलिनी भी बोल रहा है। आ रहा समझ में। तो जो नायिका थी, नायिका ने इस गौरवशालिनी के अलग अलग अर्थ निकाल लिए। तो क्या क्या निकाल लिया, तो ये गौ से उसने क्या निकाल लिया, यहाँ पर गौ का अर्थ इसने नायिका ने निकाल लिया कि ये मुझे गाय बोल रहा है। आ रहा समझ में। तो पहला अर्थ क्या निकाला उसने कि तुम मुझे गाय बोल रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद में दूसरा अर्थ क्या है यहाँ पर, औसा। तो ये औसा का मतलब नायिका ने क्या समझा कि ये मुझे लाचार बोल रहा है। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में अलिनी का मतलब क्या निकाल लिया नायिका ने, तो अलिनी का मतलब होता है भौरी। एक भौरा होता है और एक भौरी होता है। आ रहा समझ में। तो भौरा पुल्लिंग होता है और भौरी स्त्रीलिंग होता है। आ रहा समझ में। जैसा नर और मादा होता है ना, तो ऐसे ही नर होता है भौरा और मादा होती है भौरी। तो नायिका ने सोचा कि ये जो मुझे बोल रहा है गौरवशालिनी, तो नायिका ने कहा कि अच्छा तू मुझे गाँव बोल रहा है मतलब गाय, और औसा मतलब लाचार गाय मुझे बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, भौरी बोल रहा है। तो जब तू मुझे लाचार गाय बोल रहा है, भौरी बोल रहा है, तो ऐसी लाचार गाय और भौरी कुछ भी नहीं करती है। आ रहा समझ में। तो ये फिर सुनकर नायिका और नाराज हो जाती है और गुस्सा हो जाती है, तो उनके बीच में और विवाद बढ़ जाता है। आ रहा समझ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बोलने वाला मतलब जो वक्ता होता है, तो वक्ता जब बोलता है तो सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है, तो वहां पर ये वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाएंगे, तो एग्जाम में आपको ऐसा ये उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वक्रोक्ति अलंकार भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें शब्दालंकार का आखिरी अलंकार होता है विप्सा अलंकार। अगला है विप्सा अलंकार। ठीक है, अगला है विप्सा अलंकार। अब विप्सा अलंकार किसे कहते हैं, तो विप्सा अलंकार का मतलब होता है कि जब किसी वाक्य में, ठीक है, किसी बात को आदर के साथ या घृणा के साथ या फिर आश्चर्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम विप्सा अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में बातों को आदर्शपूर्वक या आश्चर्य या घृणा, ठीक है, आदि, घृणा आदि के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम विप्सा अलंकार कहते हैं। तो विप्सा अलंकार क्या होता है कि जब किसी वाक्य को या जब किसी वाक्य में बातों को आदर्शपूर्वक या अधिक आदर के साथ या आश्चर्य के साथ या घृणा के साथ आदि के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम विप्सा अलंकार कहते हैं। आ रहा समझ में। तो इस वाक्य में क्या होगा, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन या फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें किसी बात को आदर्श के साथ प्रस्तुत किया जाता है, आदर के साथ प्रस्तुत किया जाता है, या फिर, ठीक है, या फिर आश्चर्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है, या फिर घृणा के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं विप्सा अलंकार। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आदर्श नहीं है, आदर याद रखिएगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिए। ये क्या है यहाँ पर, आदर, आदर पूर्वक मतलब सम्मान पूर्वक, आदर्श नहीं है, आदर है वह। तो आदर पूर्वक, ठीक है, जब किसी बात को प्रस्तुत किया जाता है,
या आश्चर्य के साथ किसी बात को प्रस्तुत किया जाता है या फिर घृणा के साथ किसी बात को प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर ये विप्सा अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे, तो इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। तो देखिए इसमें उदाहरण है, उदाहरण आता है यहाँ पर, देखिए उदाहरण आता है कि हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोकर न लगावो तुम, रोकन को टोक न लगावो तुम, ठीक है, लगावो तुम। अब ये किस समय की बात होती है, इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो हाँ हाँ बोला जा रहा है इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो अब इसमें यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर आदर पूर्वक किसी बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ हाँ, तो यहाँ पर आदर पूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है वाक्य को। तो इसमें किस समय की बात कही जा रही है, तो जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जाते हैं, तो उस समय फिर उनकी जो गोपियाँ थी, राधा जी थी, ये सभी कहती हैं कि हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, मतलब इन्हें जाने दो, इन्हें मत टोक लगाओ, इन्हें जाने दो। तो यहाँ पर कैसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पर सम्मान के साथ आदर पूर्वक वाक्य को प्रस्तुत किया जाता है। आ रहा समझ में, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, विप्सा अलंकार। अब जरूरी नहीं है कि आदर के साथ, सम्मान के साथ ही वाक्य को प्रस्तुत किया जाए, तो इसमें आश्चर्यजनक बातों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें घृणा पूर्वक बातों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आ रहा समझ में, तो जब आपको किसी वाक्य में यह घृणा पूर्वक, आश्चर्य पूर्वक, आदर पूर्वक या आदि के आधार पर किसी बात को प्रस्तुत किया जाता है किसी वाक्य में, तो वहां पर यह विप्सा अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह विप्सा अलंकार भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से विप्सा अलंकार समाप्त होने के साथ ही आज का हमारा सेशन भी समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।